है। ये हमने देखा कैसे पॉसिबिलिटी होता है। अब ये हमने जस्ट नॉर्मल फंक्शन देखा, नॉर्मल फंक्शन नेम्ड फंक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमने क्या देखा कि नेम्ड फंक्शन कैसे लिखते हैं। नेम्ड फंक्शन आपका यही है, डिक्लेरेशन यही है, डेफिनेशन यही है। बट ये फंक्शन को कभी कहीं कोई भी और प्रोग्रामिंग में ऐसे ही लिखते हैं, फंक्शन आपका ऐसे ही लिखते हैं और फंक्शन का कॉल आपका यही है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे अपने पीडीएफ में। तो अभी हमने देखा कि कैसे ये आपने लिखा दिखाया मैंने। और यहाँ पे अब देखो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जस्ट कुछ फंक्शन ऐसे बनाते हो। बट जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में इस फंक्शन को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, और सब लैंग्वेज में नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप फंक्शन को एक वेरिएबल में नहीं रख सकते हो। बट जावास्क्रिप्ट ऐसा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आप फंक्शन को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो ये आपका होता है एनोनोमस फंक्शन। क्या होता है, एनोनोमस फंक्शन बोलते हैं इसको, या फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है देख लेते हैं। तो अभी मान लो कि मैं नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ, आपका नॉर्मल फंक्शन ये हो गया नॉर्मल फंक्शन, और एडिशन ही करना है। और ये, या मैं F1 जस्ट नाम दे रहा हूँ अभी के लिए। क्या कर रहा हूँ, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, F1 दिया। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल फंक्शन। इसको कॉल करेंगे तो क्या करूंगा, F1 पैरेंथेसिस, ये हो गया कॉल। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल फंक्शन। अब इसी फंक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। कैसे देखो, तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं कोई बताओ। लेट और कॉन्स्ट वेर है। मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको एक लेट में डालूंगा और इसको करूंगा P1 और इक्वल्स टू। तो ये पूरा फंक्शन का डिक्लेरेशन, जो फंक्शन डेफिनेशन बनाया, फंक्शन नेम्ड बनाया, P1 में चला गया। अब आप इस तरह से इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हो। ये जो हम फंक्शन से नेम से कॉल कर रहे थे, अब हम इस फंक्शन के नेम से कॉल नहीं कर सकते। कैसे कॉल करेंगे अभी, P1 से, इसका वेरिएबल से। ठीक है, तो अब ये आपका एरर आएगा, और आप अब इसको P1 फंक्शन ऐसे कॉल करो। ये आपका सही तरीका है। अब इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक्सप्रेशन फंक्शन। ये क्या है हमारा, नॉर्मल फंक्शन नेम्ड फंक्शन हो गया। ये मेरा नेम्ड फंक्शन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन फंक्शन, एक्सप्रेशन फंक्शन। डन। तो आपने नाम दिया है, वो कुछ काम का नहीं है। तो ये हमारा, इस नाम से कॉल करूंगा इस फंक्शन को अभी, तो आपको सही होगा। तो ये हमारा नेम्ड फंक्शन होगा। अब सेम काम, इस चीज को मैं एक बार और कॉपी पेस्ट करता हूँ और अनकमेंट करता हूँ। अब दूसरा क्या होता, क्या, मान लो कि मेरे, फिर तो ये नाम कुछ वेस्ट जा रहा है यहाँ पे, इसको हम हटा देंगे। अब ये फंक्शन हो गया एनोनोमस फंक्शन। अब ये फंक्शन आप इसी से कॉल करोगे, क्योंकि ये वेरिएबल से ही कॉल होगा कोई भी। पर जो नाम था उसको मैंने हटा दिया। अब ये फंक्शन क्या होगा, एनोनोमस फंक्शन हो गया, मतलब विदाउट नेम। ये आपका वेरिएबल है, ये नेम नहीं है। ये जो हम दे रहे हैं ये क्या है, वेरिएबल है, इसको हम नेम्ड नहीं बोले। फंक्शन का नाम आपको देना पड़ेगा, कुछ ऐसे होता है, नाम देना पड़ेगा कुछ आपको। बट ये क्या है, नाम नहीं है, ये क्या है, फंक्शन का वेरिएबल है। तो नाम हटा दिया, ये हो गया एनोनोमस फंक्शन। बट इसको कॉल करोगे इसी से, तो एनोनोमस फंक्शन इसको बोलते हैं, विदाउट नेम। जो कि हम जब भी मैं फिल्टर रिड्यूस में पास किए थे, यही पास किया था, एनोनोमस फंक्शन विदाउट नेम। समझे, तो ये हो गया एनोनोमस फंक्शन। अब एक और आया है, इसी चीज को मैंने कॉपी किया और अनकमेंट किया। ठीक है, ये हो गया आपका एनोनोमस, एनोनोमस फंक्शन। ठीक है, अब आया है आपका एरो फंक्शन। मतलब अब ये फंक्शन कीवर्ड भी मैंने नहीं लिखूंगा, फंक्शन कीवर्ड को भी मैं हटा दूंगा। बट तो फंक्शन हो गया नहीं है।
अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बाजू में, ये पैरेंथेसिस के जस्ट बाजू में आके एरो देना पड़ेगा ऐसे। ये भी एक फंक्शन है, ये भी हमारा एक फंक्शन हो गया। तो ये हम बोलते हैं एरो फंक्शन, एरो फंक्शन। ये हमारा क्या होगा, और ये इसी से कॉल करोगे इस फंक्शन को। ठीक है। तो जस्ट आपका पैरा इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो फंक्शन करली ब्रैकेट। तो ये भी एक तरह का फंक्शन है, कौन सा, एरो फंक्शन। और ज्यादातर आपको ये फंक्शन ही दिखेगा आपके कोडिंग लैंग्वेज में, या जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे फंक्शन के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो यही दिखेगा एरो फंक्शन। तो ये था फंक्शन का वे, कैसे कैसे हम फंक्शन डिक्लेयर डिफाइन कर सकते, कॉल कर सकते, समझे। तो चार तरह से हमारे पास फंक्शन का तरीका होता है लिखने का। पहला, नॉर्मल या नेम्ड फंक्शन। अब उस फंक्शन को अगर वेरिएबल में स्टोर करा दिया और नेम भी है, तो नेम हमारा कुछ काम का नहीं है, उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन फंक्शन। और उसके बाद हम नेम हटा देंगे, फंक्शन का वेरिएबल के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे एनोनिमस फंक्शन। चौथा, आपका एरो फंक्शन, जो कि आप फंक्शन कीवर्ड भी हटा दो और हम करेंगे एरो का साथ से। ठीक है। तो ये हमारे पास चार तरह से वे होता है फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, क्लियर है। बट देर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन, प्री डिफाइन, यूजर डिफाइन। ठीक है। तो ये हमने फंक्शन देखा, और ये हमारा फंक्शन का कैसे लिख सकते हो है। ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है इफी। इफी भी एक तरह का फंक्शन है। इफी मतलब क्या होता है, यहाँ पे नीचे में आओगे तो ये हमने देखा एक्सप्रेशन, एनोनोमस फंक्शन वगैरह सब, ये एरो फंक्शन देखे, और भी हम देखें एरो फंक्शन के पास। तो यहाँ पे देखो इफी भी आता है। ईफी भी एक तरह का फंक्शन ही है, जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल भी एक तरह का फंक्शन ही है, जो कि हायर ऑर्डर फंक्शन है। वैसे ये एक ईफी भी आपका एक फंक्शन है। तो फंक्शन ईफी बनाने के लिए कैसे करते हो, और ये ईफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट हो बताता हूँ। तो ईफी कैसे लिखते हो वो बताता हूँ मैं। तो ईफी क्या होता है, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, इसका फुल फॉर्म है। इंटरव्यू में पूछते हैं कि इफी एक तरह का फंक्शन है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। क्लियर है। अब इसको कैसे लिखते हो, मान लो कि मैंने दो बार पैरेंथेसिस लगा दे, ये हो गया मेरा इफी, जस्ट ये हो गया इफी। अब इफी बनाने के लिए मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर एक फंक्शन प्रोवाइड करूंगा, पैरेंथेसिस, और ये हो गया इफी, कुछ ऐसे। अब इफी क्या कर सकता है, इफी हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, ग्लोबल डेटा से प्रोटेक्ट करेगा, ग्लोबल एक्सेसिबल से प्रोटेक्ट करेगा, कि पब्लिक इसके अंदर का डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर मैंने ईफी के अंदर कोई भी डेटा प्रोवाइड करके रखा है, मान लो मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट एक्स के अंदर 10 है, और एक्स को मैं बाहर में यूज नहीं कर सकता हूँ, मतलब एक्स को मैं कंसोल डॉट लॉग इसी के अंदर करूँ। ये नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूँ एक्स के, ये एक्सेसिबल नहीं हो। क्यों, क्योंकि जो ईफी क्रिएट हुआ है वो उसको प्राइवेट कर दिया, प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो ईफी आपके डेटा को ग्लोबल से बचाता है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ईफी कुछ ऐसे ही बनता है, आपका पैरेंथेसिस दो, उसके अंदर आपका एक फंक्शन, अब उसके अंदर आप कॉल कर रहा है कुछ ऐसे, डबल इससे कॉल हो रहा है। अगर एक एग्जीक्यूट करूं तो ये हमारा, ये कंसोल वाला 10 प्रिंट होगा, ये वाला एरर आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स इसके अंदर है, ये ईफी प्रोटेक्ट कर रहा है इस एक्स को। तो अगर आपका पास बहुत सारा डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आप इफी बना के ऐसे कुछ दे सकते हो फंक्शन। ठीक है। और ये इफी जब नोड जेएस में चलोगे तो और इंपॉर्टेंट है, जो कि वहां पे देखेंगे। बट इफी आपका यही बनता है कुछ ऐसे। तो इफी क्या करता है, हमारे डेटा ग्लोबल से प्रोटेक्ट करता है। इफी आपका कुछ ऐसे बनता है, इमीडिएट इन्वोक करता है, आप कॉल करो या ना करो वो कॉल हो जाएगा। जैसे मेरा कोड रन होगा, इफी तो कॉल होगा ही। अगर मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया ये, तो ये जब तक मैं ऐसे कॉल ना करूं, ये P1 पैरेंथेसिस ना लगाऊं, तब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। बट ये फंक्शन कॉल हो जाएगा अपने आप, इंटरनल जावास्क्रिप्ट कॉल कर देगा, समझे। तो ये होता है ईफी, इमीडिएट इन्वोकिंग फंक्शन। जैसे आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये कॉल हो जाएगा।
बट ये सब फंक्शन आपने बनाया तब तक कॉल नहीं होगा जब तक आपने कॉल नहीं किया है। क्लियर है? तो ईफी का मीनिंग आपको समझ में आया। ईफी हमारा ग्लोबल डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ग्लोबली ग्लोबल एक्सेस से, ग्लोबल एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। इंटरनली आपका डेटा, बाहर वाले डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता वो। ठीक है? तो ये आपका ईफी है। ठीक है? तो ईफी मतलब इमीडिएट इन्वोकिंग फंक्शन, जो कि तुरंत ही कॉल हो जाए जैसे आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा। आप लिखो कॉल उसका या ना लिखो तो भी कॉल हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका है। अब ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी होता है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनाते हैं देखो, ये हमारा इफी हो गया, ये हमारा एरो हो गया। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है कि आपका फंक्शन कीवर्ड रहेगा, और ये फंक्शन का नाम जो होगा वो पहला लेटर कैपिटल होगा। मान लो मैंने पर्सन के लिए कुछ, पर्सन के लिए मेरे को फंक्शन बनाना है, और ये हो गया मान लो मेरे एडिशन के लिए करते हैं, तो ए कैपिटल दूंगा ऐड, और ये हो गया फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अभी इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। जावास्क्रिप्ट में क्या है, हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। अभी ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो बना दिया, बट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ होगा। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फंक्शन का, तो हमको कुछ न्यू कीवर्ड और नाम से कॉल करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ ऐसे जस्ट ऐसे कॉल किया है ऐड से, तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये फंक्शन है जो कि कंस्ट्रक्टर हो गया। तो कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, जो कि इफी के जैसा ही वो भी इमीडिएट कॉल हो जाता है। इमीडिएट आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया ये कंस्ट्रक्टर पे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको क्रिएट करना है तो उसको ऐसे करना पड़ता है, जो कि हमने देखा ये कुछ ऐसे। नीचे में आओगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने देखा कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो पैरामीटर अभी हमने क्या कहाँ पे देखा था बताओ? पर फंक्शन के अंदर जो डिफाइन कर रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे, वहां पे हमारा रिसीव करने से वो हमारा क्या था? पैरामीटर था। तो डिफॉल्ट पैरामीटर भी वहीं पे होगा। फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन के टाइम पे जब हम रिसीव कर रहे हैं कोई डेटा, तो हम उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो वहीं पे हम डिफाइन कर सकते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब क्या? हम एरो फंक्शन से ज्यादातर काम करेंगे क्योंकि हम एरो फंक्शन ज्यादातर आएगा। तो कॉन्स्ट, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, जैसे फंक्शन वन और एरो, ये मैंने बनाया। और मेरे को दो नंबर्स का एडिशन करना है, तो इस फंक्शन को कॉल करूंगा कहाँ से? यहाँ से F1 को कॉल किया, और इसके अंदर मैंने डेटा प्रोवाइड किया 10 और 20, और मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा इस पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है? तो x कॉमा वाई, और इसके अंदर आके मैं इसका एडिशन करके कंसोल डॉट लॉग और x प्लस वाई, ये मेरा, ये क्या करेगा? एडिशन करके हमारे यहाँ पे 30 भेज देगा। 30 मिल गया मेरे को। अब अगर मैंने मान लो कि मैंने x के अंदर 10 तो प्रोवाइड किया है और 20 नहीं प्रोवाइड किया है, और मेरे को एडिशन चाहिए, तो अभी ऐसे करोगे तो ये आएगा आपका, यहाँ पे मैंने किया 20। अब यहाँ पे ऐसे करोगे तो ये आएगा NaN, मतलब नॉट अ नंबर। देखो अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे, क्या है NaN? क्यों? क्योंकि x के अंदर अगर आप देखोगे तो 10 तो आया है, बट अगर मैं y के अंदर देखूं, मैं यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? कंसोल कर देता हूँ। कंसोल में क्या क्या करूंगा? x कॉमा वाई, और फिर मैं एडिशन करके भेज रहा हूँ, इसलिए आपका NaN आ रहा है। तो अब अगर मैं रन करूंगा यहाँ पे, देखो क्या आएगा x में और क्या आएगा y में, वो देखते हैं। क्या आ रहा है? x में तो 10 आ रहा है, बट y में हमारा अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा ही नहीं। तो हमने देखा था कि अगर आपका वेरिएबल कुछ ऐसे डिफाइन हो रहा है, लेट y, तो y के अंदर क्या है? अभी कुछ नहीं है, अनडिफाइंड है। ठीक है? तो वही यहाँ पे भी हो रहा है y के अंदर। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है? तो अनडिफाइंड प्लस
10 क्या आएगा? नॉट अ नंबर। तो NaN मतलब नॉट अ नंबर। ठीक है। अब मेरे को उसको नंबर प्रोवाइड करना ही है, तो मेरे को यहां से पास करना ही पड़ेगा, बट मेरे को यहां से पास ही नहीं कर रहा हूँ, यूजर है तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे डिफॉल्ट दे सकता हूँ कि अगर यूजर पास नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। 30 प्रोवाइड कर दिया, तो अब क्या करेगा? वाई में क्या गया? 30। अब एक्स प्लस वाई क्या करेगा? 30 प्लस 10 आपका 40। अब यहाँ पे हो गया 40। अगर मैं यहाँ से प्रोवाइड भी कर देता हूँ, मैं फिर मान लो मैंने यहाँ से 100 प्रोवाइड कर दिया, तो क्या आएगा? 10 प्लस 100 अब आएगा 110। समझे? तो अगर यूजर यहाँ से प्रोवाइड कर रहा है तो वो एडिशन करके आपको यहाँ पे कंसोल में आएगा। अगर यूजर ये 100 प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो हमारा 30 वाला लेके ऐड करके आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। डन। तो ये होता है डिफॉल्ट पैरामीटर, क्योंकि हमको डिफॉल्ट वैल्यू पहले से दे रहा है। समझे? तो ये हमको कुछ समझ में आया कि डिफॉल्ट पैरामीटर हम क्या, और डिफॉल्ट पैरामीटर कभी भी लास्ट में ही रहता है। समझे? क्यों लास्ट में? क्योंकि लास्ट से हम यहाँ से डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं, मान लो कि आप सोचोगे 10 अगर मैं नहीं पास करता हूं मैं, ठीक है, 10 यहां से नहीं पास कर सकता, तो यहीं पे एरर आएगा कि पहले तो आपको पास करना ही पड़ेगा। अब ये अगर आप सोच रहे कॉमा हटा दूं तो ये 100 कहाँ पे गया? एक्स में गया है। तो हमको, आप सोच रहे कॉमा करके यहाँ पे 2 बार कॉमा दे दो तो भी हमारा, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कॉमा 2 बार दे दूं तो ये भी आपका एरर आएगा। तो पहले आपका एक डेटा तो रहना चाहिए, लास्ट में आपका डिफॉल्ट देना है, लास्ट से चालू करना है इधर राइट साइड से। तो ये हमारा होता है डिफॉल्ट पैरामीटर, जो कि पैरामीटर कहाँ पे है? यहाँ पे जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वहां पे होता है पैरामीटर। अब हम आगे देखते हैं रिटर्न कीवर्ड, जो कि हमको हमने देखा भी रिटर्न क्या करता है। फंक्शन अगर रिटर्न करवाना है तो हम रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे, और बाय डिफॉल्ट आपका फंक्शन क्या रिटर्न करता है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने एरो फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने F1 दिया और ये पैरेंथेसिस और ये नाम दिया ये। अब इसको कॉल कराऊंगा कैसे? यहाँ पे आऊंगा, F1 के थ्रू कॉल करा दिया, F1 कॉल हो गया। बट अगर ये कुछ यहाँ पे मेरे को नहीं करना है प्रिंट, अगर मैं कंसोल करूँ तो कंसोल डॉट लॉग करूंगा हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड को मैंने प्रिंट कराया। डन। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। बट क्या ये हेलो वर्ल्ड मैं यहाँ पे इस फंक्शन के बाहर भी देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगा दो और फिर से आप यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर दो, तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आएगा और ये जो कंसोल है वो यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट कराने के लिए हमारे पास क्या है? कंसोल ही है। तो मैं इसको क्या करूंगा? कंसोल डॉट लॉग और ये done। अब यहाँ पे 2 बार हेलो वर्ल्ड आएगा, देखो आ गया। एक हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। दूसरा हेलो वर्ल्ड ये यहाँ से कंसोल। अब अगर मैंने ये हटा दिया दोनों को तो यहाँ पे रिटर्न में क्या आया वो देखो, और ये इंटरव्यू में पूछते हैं तो आएगा अनडिफाइंड। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने रिटर्न नहीं कराया है, कुछ प्रिंट नहीं कराया है, बाहर में F1 जो कॉल करा रहा है उसको कंसोल करा के रखा है, तो क्या करेगा यहाँ पे? अनडिफाइंड ये रिटर्न करता है फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? समझे? ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपका अनडिफाइंड रिटर्न करता है, मैंने रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाया या कुछ मेरे को उसके अंदर कंसोल भी नहीं करवाया। क्लियर है? और बाहर में जो कॉल करवा रहा हूँ उसको कंसोल करा के रखा हूँ। ठीक है। तो ये आपको समझ में है कि रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा? कभी भी रिटर्न आपका रिजल्ट करता है। तो फंक्शन का ओरिजिनल रिजल्ट जब वो फंक्शन रिटर्न करेगा वो होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फंक्शन का रिजल्ट जो रिटर्न होता है वो होता है फंक्शन का। उसके अंदर अगर कंसोल करा के रखा तो वो रिजल्ट नहीं है। कंसोल अगर उसी का फंक्शन के अंदर करा के रखे हो तो वो रिजल्ट नहीं है जब तक हमने रिटर्न नहीं कराया। तो फंक्शन का रिजल्ट आपका जो रिटर्न कराते हो वो होता है।
तो ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, एंड दी, और ये एक चीज और, हमने रिटर्न किया, मान लो कि हमने रिटर्न किया ये फंक्शन, और यहाँ से हेलो वर्ल्ड रिटर्न किया, और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है, और अगर मेरे पास रिटर्न के बाद भी मेरे पास अगर कंसोल मेरे पास और भी डेटा है, तो रिटर्न आगे वाला डेटा पढ़ेगा ही नहीं। 553 के बाद अगर आपके पास कुछ और भी टास्क है, मान लो इतना, तो ये चलेगा ही नहीं, आपका यहीं तक खत्म हो गया है। तो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न आपका कोड को एग्जीक्यूट खत्म कर देता है, जैसे हमने देखा था ब्रेक, ब्रेक कर देता है, वैसे ही रिटर्न रिटर्न कर देगा कहीं से भी, जहां पे भी आपको रिटर्न दिखेगा। तो ये रिटर्न कहाँ पे दिख रहा है, 553 पे, वहीं से रिटर्न कर दिया है। अगर मेरे पास इसके 55455 ये इधर में भी डेटा है, तो ये कुछ नहीं देगा। रिटर्न मतलब यहीं से रिटर्न, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन ब्रेक, खत्म। ठीक है, तो रिटर्न रिटर्न कर देगा इस फंक्शन का डेटा, फिर आपके आगे जो भी होगा वो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर इसके पहले है कुछ भी, इसके पहले है, मान लो मेरे पास इसके पहले रिटर्न के पहले कुछ भी है, तो वो तो रन करेगा ही। क्यों, क्योंकि रिटर्न अभी तक नहीं देखा है। तो रिटर्न जैसे देखेगा, एंड द एग्जीक्यूशन, आपका रिटर्न कर देगा, और रिटर्न के पहले जो भी होगा वो रन होगा, रिटर्न के बाद जो भी होगा वो नहीं रन होगा। ये दूसरा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे देखा, एंड दी फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न द अब वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग हायर ऑर्डर ऑफ एंड कॉल बैक। अब यहाँ पे इन जावास्क्रिप्ट, फंक्शन कैन टेक अदर फंक्शन एज एन इनपुट और रिटर्न फंक्शन एज एन आउटपुट, दिस इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक कम इन इट। मतलब फंक्शन के अंदर हम एज ए पैरामीटर या एज एन आर्गुमेंट या कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा हो, तो वो होता है हायर ऑर्डर फंक्शन, और जो इनसाइड जा रहा है वो होता है कॉलबैक। समझे, जैसे मान लो मेरा फंक्शन ये है, ये हटाते हैं अभी के लिए। मान लो मैंने एक और फंक्शन बनाया, मैंने एक वेरिएबल बनाया F1, और ये हमारे पास पैरेंथेसिस एरो फंक्शन, और ये हमने फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ F1, ये कॉल किया, इतना आपको समझ में आया। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन है, मान लो मेरे पास एक और फंक्शन है F2, तो मैं उसके लिए भी, अब ये F2 नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ, तो F2 आपका नॉर्मल फंक्शन और पैरेंथेसिस, और ये, अब इस फंक्शन को, ये फंक्शन के अंदर मेरा दूसरा काम हो रहा है, जैसे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने बोला है हेलो रिएक्ट जेएस, हेलो रिएक्ट जेएस, और इसके अंदर भी मेरा कुछ और काम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा रखा है हेलो जावास्क्रिप्ट, हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये काम अलग है जावास्क्रिप्ट का, ये काम अलग है। बट ये फंक्शन को अगर मैंने यहां से पास कर दिया है F2, ये फंक्शन को F2 यहां से पास कर दिया, तो मेरे को यहाँ पर रिसीव भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फंक्शन ये इसके बाद ही रन होना चाहिए। ये F2 फंक्शन कब रन होगा, पहले ये रन होना चाहिए, फिर ये रन होना चाहिए। तो मैंने एज ए पैरामीटर, एज ए आर्गुमेंट पास किया, तो रिसीव भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, एक्स भी दे सकता हूँ। तो एक्स के अंदर क्या गया, F2 गया है। तो अब मैं यहाँ पे एक्स F2 को कॉल करूंगा कैसे, एक्स के थ्रू, एक्स ऐसे। तो अभी ये हेलो वर्ल्ड भी कॉल होगा, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट होगा, क्योंकि हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे प्रिंट कॉल हो रहा है। और F2 एज ए कॉल बैक गया है, मतलब ये जो F1 है एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और F2 क्या है, कॉल बैक है। समझे, हायर ऑर्डर फंक्शन आपका F1 हो गया, और कॉल बैक F2 हो गया। अब अगर मैं रन करूं, तो क्या रन होगा देखो, पहले हेलो जावास्क्रिप्ट, और फिर आएगा हेलो रिएक्ट। समझे, अगर ये फंक्शन को मैं ऊपर भी डिफाइन किया रहता ना, मान लो कि मैंने फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे, तो भी
ये ऐसे ही रन होता है। अब देखो, जावा और रिएक्ट आ रहा है, बट मेरे को करना क्या है कि रिएक्ट पहले प्रिंट करना है, जावा के बाद में प्रिंट करना है। तो कैसे करूंगा बताओ। अभी तक आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है। अभी मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन समझे, कि मेरे को क्या करना है, ये जो रिएक्ट पहले आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट बाद में आना चाहिए। तो लाइन बाय लाइन हमारा कोड पढ़ता है, तो देखो क्या कैसे पढ़ रहा है बता सकते हो आप लोग। बताओ थोड़ा, क्योंकि हमने देख लिया बहुत सारा। बताओ। बोलो। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बताओ ना। मुंह तो खोलो, कुछ बोलना है। मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं ही बोले जा रहा हूँ। थक गया मेरा मुंह। बोलो। बोलो। कैसे रन होगा ये? अभी आपको समझ में आ रहा है कि हमारा कैसे रन हो रहा है? पहले हेलो वर्ल्ड, हेलो जावास्क्रिप्ट आ रहा है। अगर अभी भी रन करूंगा तो देखो, आ रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए, रिएक्ट पहले चाहिए, जावास्क्रिप्ट बाद में चाहिए। अरे गंवार इंसान क्या कर। फंक्शन के नाम चेंज कर देंगे। नहीं, तो यहाँ पे नीचे ये सेव जो कर दो। फंक्शन यहाँ पे है, इसको मैं ऊपर में कॉल कर दूंगा ना। हो गया। रिएक्ट पहले आ गया, जावास्क्रिप्ट बाद में आ गया। तो ये फंक्शन को कहाँ पे कॉल करा है, यहाँ पे। और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल है। तो हमारा जो कोड है, तो पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा? पहले F1 कॉल होगा। पहले हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन पढ़ेगा, तो हमारा इस फंक्शन को 570 वाला फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया हूं, ये रहा। इसके अंदर आएगा, यहाँ पे फंक्शन चालू हुआ, 567 पे आया, तो देखा ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये हमने पास किया यहाँ पे आके, यहाँ पे चेंज किया ना। डन। ये फंक्शन कहाँ पे, यहाँ पे। इस फंक्शन पे आएगा, यहां से कॉल, ये गया यहाँ पे, फिर डायरेक्ट कॉल देखा, कॉल करके जाके वहां पे गया। अब ये 562 वाला देखेगा, फिर 563 पे क्या है, कंसोल करा के रखा हो। तो हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। अब इसका काम खत्म, क्योंकि आगे कोड नहीं है। आगे आपका कर्ली ब्रैकेट है, एंड है, खत्म हो गया इसका। रैम से गायब हो गया ये, रैम से गायब हो गया। फिर यहाँ पे आएगा पूरा, ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गया। अब आगे देखेगा 568। अब फिर से इसके अंदर आ गया फंक्शन, जो कोड हमारा, जो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर से इस फंक्शन के अंदर आ गया है यहाँ पे। अब इसके बाद आपका 6 7 वाला खत्म हो गया, आगे बढ़ेगा 6 8 वाला। 6 8 वाला पे हमने कंसोल करा गया जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो जाएगा। अब इसका भी डेटा काम खत्म। कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, एंड हो गया प्रोग्राम। तो हेलो जा रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट। मान लो मेरे को, मैंने ये किया और ये किया, अब कैसे कॉल होगा? या मान लो कि मैंने F2 को भी फिर यहाँ पे भी कॉल कर दिया। अब बताना कि कैसे रन हो रहा है यार। बताओ, कैसे कैसे हमारा, क्या पहले हेलो वर्ल्ड या हेलो जावास्क्रिप्ट, हेलो रिएक्ट कैसे आएगा? बताओ, यहाँ पे हम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हमारा सच में सही हो रहा है कि नहीं। बताओ। पहले रिएक्ट पहले हेलो रिएक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले टॉप सिक्सटी पे है। फाइव क्योंकि ये पहले 65 को देगा लाइन बाय लाइन, तो हमारा पहला देगा 65 पे कॉल आया, ये प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। फिर हेलो रिएक्ट जेस प्रिंट हो गया मेरा आउटपुट पर। ठीक है, फर्स्ट हमने हेलो रिएक्ट प्रिंट हो गया, फिर से वही होगा, फिर से यही होगा, फिर से 2 बार हेलो रिएक्ट जेस आएगा। देखो थोड़ा ध्यान से यार। एक बार प्रिंट हो गया, पहले लाइन चल गया, हमारा आउटपुट पे आ गया हेलो रिएक्ट। ठीक है, ये आपने तो सही बताया, लाइन बाय लाइन पढ़ रहा पहले, ये फंक्शन देखा, इसका एग्जीक्यूशन खत्म।
एक बार खत्म हो गया, अब क्या करेगा? हेलो रिएक्ट जेस, ये मेरा एक बार प्रिंट हो गया। अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये तो हो गया, आगे बढ़ेगा, ये देखेगा, ये भी हमारा फंक्शन है। फिर आगे बढ़ेगा तो फंक्शन का कॉल देखेगा ना, तो F1 को कॉल करेगा। समझे? ये तो काम खत्म। आगे बढ़ा 6 पे, ये भी हमारा फंक्शन है। मतलब जावास्क्रिप्ट। हाँ, फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ये नहीं पढ़ेगा। इसके अंदर जाएगा कब? जब ये फंक्शन है, कब जाएगा? जब फंक्शन का कॉल देखेगा। ये एक फंक्शन है पूरा, तो फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा ये। जो हमारा रन होता है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है, तो डायरेक्टली आप इसके अंदर नहीं जाएगा, उसको समझ गई। पहले कॉल करेगा, फिर अब एक्स के बाद जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो लाइन बाय लाइन पढ़ा, इसको पढ़ा, तो इसके अंदर पहले नहीं गया होगा फंक्शन, जो आपका कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, किसके बाद जाएगा? जब उसका कॉल देखेगा, फिर इसके अंदर जाएगा। तो कॉल देखा 6.5 पे, और हमारा कोड कहाँ से लिखा है? 6.2 से लिखा गया है। तो 6.2 से 6.4 तक के कुछ अभी देखेगा नहीं वो एक एक करके पढ़ रहा है। पहले 6.2 पढ़ा, 6.3 पढ़ा, 6.4 पढ़ा। तो ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर जाएगा, कंसोल नहीं करेगा। कब करेगा? जब जब कॉल इसका देगा। कॉल देखेगा, 6.5 पे कॉल देखा, कॉल ये किया, अब इसके अंदर आएगा, फिर 6.3 पे जाएगा, और हेलो रिएक्ट जेस प्रिंट करेगा। समझे? अब आगे बढ़ेगा, फिर से आएगा, ये यहाँ पे कुछ अलग होगा टैब, तो वो है 6.6 पे आएगा, ये भी हमारा फंक्शन देखेगा, क्योंकि ये एरो फंक्शन है। फिर इसके अंदर भी नहीं जाएगा, ये आगे बढ़ेगा 6.7, 6.8, 6.9 पे जाएगा, 6.70 पे जाएगा, फिर 6.71 पे आएगा। अब इसका फंक्शन का ये F1 को देखेगा, F1 कॉल कराएगा यहाँ पे। अब ये फंक्शन इसको कॉल करेगा, फिर 6.6 पे आएगा, 6.6 के बाद 6.7 पे आएगा। तो 6.7 पे देखा एक्स का कॉल, 6.7 पे देखा एक्स का कॉल। अब एक्स क्या है? एक तरह का फंक्शन है। कहां से हमने पास किया है? इस F2 को यहां से पास किया है। F2 को देखा, ये F2 फिर से गया यहाँ पे आ गया, ये 6.7 से जैसे कॉल देखा, आपको फिर यहाँ पे आ गया। समझे? जैसे ये कॉल देखा, अब ये क्या फंक्शन है, ये एफ एक्स क्या है? आपका फंक्शन है, जो कि कौन सा फंक्शन? F2 वाला फंक्शन। अब ये यहां से उठ के डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब फिर से आएगा रिएक्ट जेएस, फिर ये कॉल यहां से रिटर्न करके यहाँ पे आ गया, इस कोड का एग्जीक्यूशन खत्म, आ गया यहाँ पे फिर से आपका जो कोड का एग्जीक्यूशन है, फिर यहाँ पे आ गया। अब आगे बढ़ेगा 6.8 पे आएगा, 6.8 पे क्या करा है? जावास्क्रिप्ट। 6.8 पे मेरा जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। फिर आगे बढ़ेगा, फिर से देखा F2 का कॉल, ये तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा? रिएक्ट जेएस। तो एक बार रिएक्ट जेएस, दो बार रिएक्ट जेएस, और तीसरे में जावास्क्रिप्ट, और चौथे में रिएक्ट जेएस। समझे? तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन काम करता है, और इस तरह से हमारा कोड पढ़ता है, हमारा जो भी रैम में जो एग्जीक्यूट करता है। समझे? नहीं, ये वीडियो बार फिर से जाकर देखना, ठीक है? तभी ये समझ में आएगा, और फंक्शन कैसे काम करता है फिर ही समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब ये हमने देखा कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है। हायर ऑर्डर फंक्शन इज नथिंग बट अ फंक्शन जो कि ले रहा था आपका ये वाला F1, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, उसके अंदर मैं दूसरा फंक्शन पास कर रहा था। दूसरा फंक्शन क्या होगा? कॉल बैक। ओके, तो ये हमने डिफाइन किया कि कैसे हमको फंक्शन होता है हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक। ठीक है, अभी इसको बोल सकते हैं HOF, मतलब हायर ऑर्डर फंक्शन। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे a higher order function is simply a function that take another function as an argument और return a function। अब हमने रिटर्न भी नहीं कराया, तो अगर मैंने रिटर्न कीवर्ड लगा के रिटर्न करा दूं कोई फंक्शन को, मान लो कि ये मैं फिर से इसी को ओपन करता हूं, ये मैंने ओपन किया, ठीक है? अब अगर इस फंक्शन को मैं रिटर्न करा रहा हूं, मान लो मैंने यहां से रिटर्न करा दिया, अब ये आगे वाला दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने देखा, अभी बताया मैं। अब ये फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं? कॉल बैक है F1, और जो X है वो हमारा कॉल बैक है, और ये हमारा F1 क्या है? हायर ऑर्डर फंक्शन।
तो इस तरह से हम फंक्शन को रिटर्न भी करा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको चाहिए, मान लो कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसके अंदर भी एक फंक्शन F2 को डिफाइन कर सकता हूँ फिर से। जो ऊपर में मैंने लिखा है ये हटा दूंगा, ठीक है, और उसको हटा के कमेंट कर दे रहा हूँ। और मैंने F2 को ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ये मैंने F2 को रिटर्न करा दिया, ठीक है, डन। और ये F2 हमने यहाँ पे डिफाइन किया इसलिए हटाया। और यहाँ से भी मैं एक और फंक्शन रिटर्न करा सकता हूँ फिर से, F3। ये मेरा F3 फंक्शन को रिटर्न करा दिया। इसके F3 के अंदर से भी मैं एक और फंक्शन को रिटर्न करा सकता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, कॉल बैक जा रहा है, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक। तो नेस्टिंग हम फंक्शन बना रहा है, इसको बोलते हैं पिरामिड डू, इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर भी फंक्शन, उसके अंदर भी फंक्शन, ये हो रहा है नेस्टिंग। इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। और ये हम अब जब हम असिंक्रोनस पढ़ेंगे तब आपको और ये समझ में आएगा। मतलब ये हम जो पास कर रहे हैं ये होता है नेस्टिंग हो रहा है, मतलब कॉल बैक हेल हो रहा है। इसी चीज को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं पिरामिड डूम। क्या बोल सकते हैं, ये आपका कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है, देखो। अगर मैंने रिटर्न करा दिया क्या, एक और फंक्शन F4, फिर से ये मैंने F4 फंक्शन को रिटर्न कराया, और फिर से मैंने एक और फंक्शन रिटर्न कर दिया F। और ये आपको आएगा ही, जब भी आप ऐसे बड़ा सा वेब पेज बनाओगे तो ऐसा आपको इशू आएगा ही। तो ये देख रहे हो नेस्टिंग हो रहा है ऐसे, एक बन रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि पिरामिड डू आपने देखा, पिरामिड कैसे होता है, ऐसे होता है स्ट्रक्चर। तो ये एक तरह का पिरामिड डूम जैसा बन रहा है, कॉलबैक के अंदर कॉलबैक, कॉलबैक के अंदर कॉलबैक, कॉलबैक के अंदर कॉलबैक। तो ये होता है पिरामिड डूम, इसी को बोलते हैं कॉलबैक हेल। मतलब इफ यू आर पासिंग अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट और रिटर्निंग अ फंक्शन एज एन पैरामीटर, और वो कॉलबैक के अंदर कॉलबैक, कॉलबैक के अंदर कॉलबैक जा रहा है, तो वो होता है कॉलबैक हेल। और उसको बोलते हैं पिरामिड डूम, जो कि इसको सॉल्व करता है आपका प्रोमिसेस। अब इस इशू को, क्योंकि ये एक इशू है, अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा कॉल बैक है तो ऐसे करेंगे तो कॉल बैक फिर बाद में, अब देखो ये आपको रीडेबिलिटी भी नहीं हो रहा है, रीड भी अच्छे से नहीं हो पाओगे, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है यहाँ पे, आपका मेंटेन नहीं कर पाओगे इस फंक्शन को, इस कॉल बैक, इस हायर ऑर्डर F1 को। अगर मैंने इस ऐसे कॉल दे दिया बहुत सारा, तो मैं F1 को मेंटेन भी नहीं कर पाऊंगा। फिर रीडेबिलिटी में आपका इशू आएगा, अगर आपका बग आ गया, इशू आ रहा है, तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब का ड्रॉबैक है इसमें, इसमें इन सब का जो भी मैं बताइए सब ड्रॉबैक है इसमें। अब इसको सॉल्व करता है प्रोमिसेस, इन सब को ही सॉल्व करता है प्रोमिसेस। तो अभी हम जो असिंक्रोनस टास्क करवाना था जावास्क्रिप्ट से, तो मैंने बताया था कॉल बैक के थ्रू हो सकता है, सेट टाइम आउट सेट इंटरवल लगा के कर सकते हैं। बट उसमें करोगे ना सेट टाइम आउट सेट इंटरवल में, तो आएगा इशू। क्यों, क्योंकि हमारा कुछ ऐसे फॉर्म होगा, नेस्टिंग फॉर्म होगा, और इसी को बोलते हैं कॉलबैक हेल्प। और कॉलबैक हेल्प मतलब पिरामिड डूम आप बोल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करता है प्रोमिसेस। प्रोमिसेस इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट। अब ये रियल टाइम आप सिनारियो मान सकते हो। जैसे प्रोमिसेस मतलब क्या, कि आप अपने एग्जाम देने गए हो, आपने अपने दोस्त को बोला है कि दिखाना एग्जाम में, एग्जाम में बोले को दिखाना, और वो बोला है हाँ दिखाऊंगा। तो एग्जाम एंट्री तक बोल के रखा है दिखाऊंगा, और बैठ गए हो, तो वो क्या है, पेंडिंग स्टेट में है। कि हाँ बोल दिया है कि हाँ दिखाऊंगा इसको, अभी तक दिखाया नहीं, वो क्या है, पेंडिंग स्टेट में है। और अगर वो दिखा देता है तो हमारा क्या होगा, फुलफिल हो गया। अगर वो नहीं दिखाता है तो वो रिजेक्ट हो गया, आप फेल हो गए। तो आप उसको देखो फिर बाद में, ठीक है। तो ये हो गया प्रोमिसेस होता है। तो प्रोमिसेस कैसे लिख बनाते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, और कैसे इन इशू को सॉल्व करता है प्रोमिसेस, वो हम डॉम पढ़ेंगे, या जब एपीआई पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो प्रोमिसेस आपका वही होता है, प्रॉमिस क्या है, 3 स्टेट में आता है, पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्ट। तो 3 स्टेट होता है प्रॉमिस का। तो पहला पेंडिंग में रहेगा जब तक आप बोल के रखे हो, ठीक है। अगर दिखाया तो सही है, नहीं दिखाया तो देखो।
जैसे आप ओला पे भी ले सकते हो, ओला को बुक करते हो,